और क्यों किया जाता है? रंगा कट्टा मेथड क्या चीज है? रंगा कट्टा मेथड एक मेथड है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका क्या यूज है? इट इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, किसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, और उसमें भी हम कौन सा करने वाले हैं? केवल फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग जो करने वाले हैं वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यूजिंग रंगा कट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो अब ओडीई क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, ओडीई एंड पीडीई। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा जान रहे, अब तक जान चुके होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती है उसमें आपका एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? पार्शियल कोफिशिएंट्स आते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। लाइक इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि हमने लिखा डेल जेड डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोज कोई भी कांस्टेंट के, मतलब जिसमें पार्शियल कोफिशिएंट आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीडी। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल डिफरेंशिएशन आते हैं, जैसे मैंने लिखा dy बाय dx प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सपोज आप लिख लीजिए ex। तो ये आपने पढ़ा, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप पढ़ के आ रहे हैं, पीडी आप पढ़ लेंगे। अभी आप पढ़ ही रहे होंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पेपर में। तो यहाँ इस ओडीई को हम और दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और एक होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है ना, रियल लाइफ में आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या होता है? कांस्टेंट आता है, ठीक है, प्लस सी। बट ये हमें तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए? कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ वैल्यूज चाहिए फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे उस वैल्यूज के बेसिस पे दो तरह की प्रॉब्लम्स बनती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है, जैसे सपोज आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा y डबल डैश। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि जैसे आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको कितने कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी? कितने कांस्टेंट आएंगे इसमें? वन कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, ये आपको पता होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? केवल सिंगल कांस्टेंट आता है। और अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अभी ये ऑर्डर सेकंड होता तो आपको कितने कांस्टेंट मिलते? दो कांस्टेंट मिलते। ठीक है ना, दो। हाँ, तो इसलिए आप उन दो कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितने इनिशियल कितने मतलब वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी? कोई दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसमें अगर आपको एक वैल्यू पता हो तब भी आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर डबल ऑर्डर होगा तो आपको दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, और ट्रिपल ऑर्डर होगा तो आपको तीन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया y ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू f x y y डैश y डबल डैश। ये किसका एग्जांपल है? ये है ट्रिपल ऑर्डर। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का? थर्ड। ये डैश क्या बता रहा है? डैश बता रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएशन, और फिर यहाँ कोई भी फंक्शन है एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश का। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ट्रिपल ऑर्डर की। अब अगर इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है, हम चाहते हैं कि कोई भी कांस्टेंट नहीं आए, तो हमें इसमें किन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी? कम से कम तीन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको ये सब गिवन हो, y डैश एक इनिशियल पॉइंट पे आपको ये, अगर ये तीनों गिवन हो, सॉरी मैं आपको आईवीपी के बारे में बता रही हूँ, y डबल डैश एक्स जीरो इज इक्वल टू सी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये सब क्या है? इनिशियल पॉइंट x0 पे अगर ये तीनों वैल्यूज पता हो तब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये तीन जो कांस्टेंट आने वाले हैं इसके, वो तीनों के तीनों इन वैल्यूज के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में
आपको इनिशियल वैल्यू गिवन हो, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल पॉइंट पे वैल्यूज गिवन हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जिसमें आपको इनिशियल वैल्यूज गिवन हो, ओके। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, अब मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देती हूँ, बीवीपी। बीवीपी में क्या होगा, आपको सेम इक्वेशन होगी लेकिन आपको बाउंड्री वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है ना। आपको क्या गिवन होगा कि सपोज बाउंड्रीज, आपको एक तो ये इनिशियल वैल्यू चलो गिवन है, जैसे आपकी जो भी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री हो सकता है इन्फिनिटी भी हो, ठीक है। ये जो दो पॉइंट जिसपे आप निकाल रहे हैं ए और बी, अगर इसके बीच में आपको सॉल्व करना है तो वाई ए भी गिवन हो और वाई बी भी गिवन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूसरा ही ले लेती हूँ, ट्रिपल के बजाय डबल वाला ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। कि मैंने लिखा d2y/dx² इज इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया y² + x²। तो ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है और साथ में आपको दे दी सपोज दो वैल्यूज कि y a इज इक्वल्स टू, आपको इंटरवल x बिलोंग्स टू ए बी है सपोज, ठीक है ना, x आपका ए बी में ही है, x के डोमेन जो है वो ए बी है, और आपको y a की वैल्यू दे दी सपोज y8a, हम अब यहाँ पे वैल्यू कुछ मान लेते हैं, सपोज xj मान लेते हैं, और yb की वैल्यू आपको नीचा दे दी। तो ये अगर दो वैल्यूज आपको दे रखी हो, तो ये अब इन दो वैल्यूज के बेसिस पे आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। भाई स्क्रीन नजर आ जाएगी आप लोगों को, ये स्क्रीन वाले जो होते हैं ना वो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली। कृष्णा, आप लोग शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे, तो आप लोग जो है अच्छे से देखिए, आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी पार्टिसिपेंट वीडियो में, ओके। सो मेन होस्ट स्क्रीन में नहीं है, पार्टिसिपेंट में है, जहां आप लोगों के वीडियोस आते हैं वहीं पे मेरा है। तो अब ये जो वैल्यूज है ए और बी, ठीक है, ये क्या है, बाउंड्री वैल्यूज दी है। बाउंड्री पे अगर हमको वैल्यूज दी जाए तब ऐसी प्रॉब्लम को हम बीवीपी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, हम आईवीपी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हमारा एम क्या है, ये जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं solving numerically ordinary differential equation of first order with initial value problem, first order with initial value problem, ठीक है। हम केवल फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर जो है, आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ ये नहीं कि लीनियर है या फिर कुछ है, ए एक्स की वैल्यू है बेटा, ए जो है वो x की वैल्यू है और b जो है वो भी x की वैल्यू है, और ये y की वैल्यू है। y8a इज एक्साई, y8b इज ईटा, ठीक है ना। ये a और b तो हमारी x की वैल्यू बता रही है, और x की वैल्यू से हमें क्या, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। कभी भी आपको आपका एम क्या होता है, अच्छा बताइए, डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो मैंने दे रखी है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा y इज सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर हमको कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू fx प्लस सी, इस तरह का कुछ आंसर आएगा। अभी सी को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको x की वैल्यू आपको पता हो कि y8 0 इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो y की सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस f0, ठीक है। y की जगह 1 पुट कर दोगे, तो आपको किस में इंटरेस्ट रहता है, y की वैल्यू में। x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू अगर आपको पता हो कुछ पर्टिकुलर्स, तो हम ये कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीजर रहता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मतलब y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना, ठीक है, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम वो कर्व निकालते हैं, वो जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है, मतलब उसका जो स्लोप है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर निकालना हो तो वो dy/dx क्या है, ex माइनस एक्स। dy/dx क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो ये जितने भी मेथड हैं ये ज्योमेट्रिकली हैं, ज्योमेट्रिकली ही डिराइव किए गए हैं, इसीलिए मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्लोप जो है वो हमारे
उसके थ्रू हम कई वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें कर्व को अप्रोक्सीमेट करते हैं। कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक है। एक छोटी सी वैल्यू को हम स्ट्रेट लाइन मान के और फिर स्लोप को यूज करके y निकाल लेते हैं। बस यही प्रोसीजर है इसमें। अब लेकिन आपको प्रोसीजर कहाँ से आया उसमें नहीं है, ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि आपको पूछा जाए, सपोज आपको आपका एग्जामिनर ये पूछता है कि व्हाई वी यूज रंगा कट्टा मेथड, रंगा कट्टा मेथड का क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये कहेंगे कि हम रंगा कट्टा मेथड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। और वो कैसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर में आप ये ध्यान रखिए कि ना तो यहाँ कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके जो एक्स वाई भी आ सकता है, ठीक है ना। ये तो क्या है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर है इसमें हमने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया है, किसी भी तरह की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैं वाई डैश लिख रही हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होगी? वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ वाई भी इन्वॉल्व हो सकता है फंक्शन में, क्योंकि ये तो हम आसानी से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। फिर हमें कहाँ जरूरत पड़ रही है किसी मेथड की? न्यूमेरिकल मेथड की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हम कोई आसान मेथड हमें नहीं मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। दो कारण है न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने के। एक तो कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन की टर्म आ रही है उसे हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए, ठीक है ना। जैसे आपके पास में इंटीग्रेशन का टर्म आ गया ई एक्स अपॉन एक्स, अब क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी तो ये ठीक है, यहाँ माइनस एक्स लगा देती तो हो सकता है आप प्रॉब्लम में पड़ जाते। तो इस तरह की ये तो खैर एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई भी लगा देते हैं ताकि आप थोड़ी सी इक्वेशन ठीक रहेगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें कि आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं। भाई किस किस को स्क्रीन नहीं दिख, स्क्रीन जिसको दिख रही है एक दो हाँ करो तो, ताकि बाकी लोगों को लगे कि भाई हमें स्क्रीन नजर आ रही है। मैम दिख रही है। दिख रही है ना? देखिए, अब जिनको नहीं दिख रही है वो देख लीजिए, इतने सारे यस आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, आपको स्क्रीन दिख जाएगी। ये सब आप वही हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको ये पता नहीं है कि मेरे जो स्क्रीन है वो फर्स्ट स्क्रीन पे नहीं आती, सेकंड थर्ड स्क्रीन पे आती है। चलिए, तो अब मैं आपको समझा रही थी कि न्यूमेरिकल मेथड्स क्यों यूज करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं यदि आपका ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं मेथड से। और सेकंड रीजन होता है कि कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। अब आप तो क्या है, आप अलग अलग फॉर्मूले एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई साइन एक्स है तो आप कोस एक्स इंटीग्रेशन लिखिए, और कोस एक्स है तो माइनस साइन एक्स लिखिए। लेकिन कंप्यूटर में ये सब फीड नहीं किया जा सकता, उसे नहीं समझ में आता। उसे चाहिए कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक सिंगल मेथड हो। तब उस केस में ये न्यूमेरिकल मेथड बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ एफ एक्स वाई क्या है, उससे इस रंगा कट्टा मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल मेथड देगा सॉल्व करने का, तो इसे हम इजीली कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसीलिए आपकी जो न्यूमेरिकल मेथड है, अगर आप इन जितने भी आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और जितने भी हैं उन सबको अगर आप कंप्यूटर के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल मेथड ही यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब न्यूमेरिकल मेथड, अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। हम एक फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग रंगा कट्टा मेथड, ठीक है। केवल फर्स्ट ऑर्डर है, ओके। अब आप हायर ऑर्डर आपको नहीं मिलने वाली है। और लेकिन फंक्शन जो है वो एक्स और वाई दोनों का रहेगा, ठीक है। ओनली एक्स का भी हो सकता है, मना नहीं है, बट उसमें तो फिर क्या है, हम वैसे ही कर लेंगे बाई सेपरेशन। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको एक्स और वाई का एक फंक्शन दिया जाएगा और उसकी हेल्प से हम रंगा कट्टा मेथड सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब ये रंगा कट्टा मेथड से पहले कुछ मेथड और आते हैं, जैसे आयलर मेथड, टेलर सीरीज मेथड। तो ये सब इस रंगा कट्टा मेथड तक पहुंचने के रास्ते हैं। मतलब आप डायरेक्ट रंगा कट्टा तक नहीं पहुंचे। जब रंगा कट्टा ने फॉर्मूला बनाया था तो उससे पहले आयलर्स का और टेलर का आ चुका था, उसी को इसने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। इवन रंगा कट्टा के अब इसकी खासियत क्या है, इसे क्यों पढ़ा जा रहा है आरके को? क्योंकि आरके ने अपने कई ऑर्डर के फॉर्मूले बनाए, ठीक है ना, रिफाइन करता गया वो आंसर को। तो उसके हिसाब से आरके के कई मेथड आए, आरके फर्स्ट ऑर्डर, आरके सेकेंड ऑर्डर, आरके थर्ड ऑर्डर, आरके फोर्थ ऑर्डर एंड आरके 45 ऑर्डर
तक के फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं, ठीक है ना। आरके के बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में केवल आरके मेथड में भी कौन सा है, फोर्थ ऑर्डर। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, आरके मेथड फॉर फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर का ही हमें करना है, फोर्थ ऑर्डर के आगे का अभी आपको नहीं करना है, और इवन फोर्थ ही करना है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है। आरके फर्स्ट मेथड और आयलर मेथड सेम है। तो आपको अगर डेरिवेशन करना होता तब तो आपको सारे मेथड जानने पड़ते, बट अभी हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना, हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है आगे प्रोग्रामिंग में, वो सब आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो अभी मैं आरके मेथड पे आती हूँ। आरके मेथड का फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। अब आरके मेथड ने क्या दिया, आरके मेथड ने जैसे आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है, उसके लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लेती हूँ, सॉल्यूशन दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू आपको क्या दे दी कि y इज इक्वल टू वाई जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो, ठीक है। x जीरो और y एफ एक्स जीरो आपको गिवन है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, y जीरो आपकी इनिशियल वैल्यू है x जीरो पे, तो ये आपको गिवन होती है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो इसने मेथड दिया उसके अकॉर्डिंग y x जीरो प्लस h जो नेक्स्ट इटरेशन आएगा, ठीक है ना, हम इसमें भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालेंगे, वो होगा y जीरो प्लस के। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये x जीरो क्या है और ये k क्या है, और फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू k की वैल्यू जो इसने दी है वो 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। इसने क्या फॉर्मूला दिया है कि आप अगर x में h इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, एक स्मॉल इंक्रीमेंट, h क्या है, एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू, तो y में जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो वैल्यू इसने बता दी, ठीक है। यहाँ कोई हमको फंक्शन नहीं देने वाला है, न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं देगा, हमें वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे सपोज हम यहाँ पर है, ये हमारा आपका x जीरो है, ठीक है। अब इस x जीरो से लेके आगे तक है, तो अब इसमें x जीरो प्लस h, ठीक है, x में h इंटरवल बढ़ाने पर h जो है वैल्यू ऐड करने पे आपको y की नेक्स्ट क्या वैल्यू मिलने वाली है वो एक्सप्लेन किया है इसने रंगाकट्टा ने, ठीक है। तो h पे जैसे y, जैसे सपोज एफ एक्स जीरो तो आपको गिवन था, ये था। अब नेक्स्ट जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है तो कुछ इस तरह का कर्व का अप्रोक्सीमेशन उसने किया है, और यहाँ पे ये जो y की वैल्यू आने वाली है ये क्या है, y एक्स जीरो प्लस एच, तो y एक्स जीरो प्लस एच की वैल्यू आपको ये बता देता है, ठीक है। और एक बार y एक्स जीरो प्लस एच आ जाती है तो इसके बेसिस पे इसकी हेल्प से हम एक्स जीरो प्लस टू एच निकाल लेते हैं। फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपका जो एक्स जीरो प्लस एन एच है, सपोज आपको b पे वैल्यू चाहिए, वाई बी जो है वो आपका एफ एक्स जीरो प्लस एन एच है, तो वो आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, पूरा इंटरवल एक्स जीरो बराबर तो ए है, ए से बी तक का पूरे इंटरवल को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, जैसे आपने रिमान में भी किया होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप ब्रेक करते हैं रियल में। तो उसमें से आपको बी तक पहुंचना है, आपको आपका इंटरेस्ट क्या है, टू फाइंड वाई बी, ठीक है। एक पर्टिकुलर बी पर आपको y की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये आरके मेथड आपकी हेल्प करेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। आप पहले एक इटरेशन करेंगे आपको y एक्स जीरो प्लस एच मिलेगा, फिर दूसरा इटरेशन करेंगे आपको एक्स जीरो प्लस टू एच मिलेगा, फिर तीसरा इटरेशन करेंगे तो y एक्स जीरो प्लस थ्री एच, ऐसे करते करते एफ जीरो प्लस एन एच जब मिलेगा, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एन एच, वो आपको क्या दे देगा, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीजर रहता है, और रंगाकट्टा मेथड के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है एक्स जीरो प्लस एच पे y की वैल्यू, वो y जीरो में कुछ k इंक्रीमेंट करने से आएगी, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये क्या है, k, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये क्या है, k, तो k इंक्रीमेंट करने पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब ये k क्या है, ये k का फॉर्मूला इसने दिया 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब ये k1 k2 k3 k4 क्या है, इनके बारे में भी मैं बता देती हूँ। k1 जो है वो है आपका h एफ एक्स जीरो और y जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे h आप खुद डिसाइड करते हैं, इसलिए आप जानते हैं h क्या है, इवन क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि इतने इतने स्टेप से आप इंक्रीमेंट कीजिए, और x जीरो y जीरो आपको गिवन ही होता है, और फंक्शन एफ एक्स वाई आपको गिवन होता है,
इस fxy में ये वैल्यू रख के आप k1 कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार k1 कैलकुलेट हो गया तो फिर आप k2 कैलकुलेट कर सकते हैं। k2 की वैल्यू होगी एच एफ x0 प्लस हाफ एच कॉमा y0 प्लस हाफ k1। ठीक है ना। जिस तरह से x में h का इंक्रीमेंट होता है वैसे ही y में k का इंक्रीमेंट होता है। अगर x0 में आप हाफ h जोड़ रहे हैं तो y0 में आप हाफ k1 जोड़ेंगे। ठीक है, इनिशियल k1 मिला, फिर आपने और रिफाइंड k2 निकाला, फिर इसी तरीके से हम k3 निकालेंगे। तो k3 में आपका क्या रहेगा, h f x0 प्लस हाफ ऑफ h y0 प्लस हाफ ऑफ k2। ठीक है, फॉर्मूला याद करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसके पैटर्न को समझे। सबसे पहले तो सिंपली fx0 y0 निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, मिड पॉइंट लेके जो भी आपका पूरा इंटरवल था उसका मिड पॉइंट वाला जो है वो इंक्रीमेंट आपने f में किया और उससे आपको k2 मिला। फिर इसके बाद हमने k3 निकाला, k3 भी एग्जैक्टली सेम है बट k1 की जगह k2 आ जाएगा। जो यहाँ से k2 निकल रहा है उस k2 को यहाँ y में हम पुट करेंगे। और फिर फाइनली k4 आपका हो जाएगा h x0 प्लस h कोमा y0 प्लस k3। तो इस तरह से करके k1 k2 k3 k4 ये चारों आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये कैलकुलेट करने के बाद इसे k में पुट कर देंगे और फिर इस k को इसमें पुट कर देंगे। तो ये पूरी स्टेप आपकी क्या बनेगी, वन इटरेशन। फिर एक बार आपको y x0 प्लस h मिल गया, फिर आप सेम काम x0 प्लस 2h के लिए करेंगे और इस तरह से आप इस काम को रेगुलर करते चले जाएंगे और फाइनली आपको K4 में हाफ क्यों नहीं बना? K4 में हाफ, ये तो इसका फॉर्मूला है भाई। ये मैं कह रही हूँ ना, डेरिवेशन पे मत जाइए। यहाँ ये इससे इम्प्रूव है नो डाउट। अब यहाँ पे ये इम्प्रूव्ड ऑलरेडी मिल चुका है, फिर इसको वापस से लीनियरली इंक्रीमेंट कर दिया इसने। तो ये तो आपके आरके का मेथड है, आरके मेथड ने डिराइव किया है जैसे भी किया है। ये टेलर सीरीज यूज करके किया है। कहीं ना कहीं हम टर्मिनेट कर रहे हैं इसको कि अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए टर्मिनेटिंग टर्म में इन्होंने ये किया है। अब जरूरी नहीं है कि आपके आगे के आरके मेथड में भी इसी तरह से आप खूब सारे के बढ़ा देंगे, के बढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन के की फॉर्मूले में यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है h/2 ही आए, आपका कुछ भी एडिशन हो सकता है। ये कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं जो इसने बनाई थी कंपैरिजन करके टेलर सीरीज से, और उनके सॉल्यूशन है ये कुछ, ये कांस्टेंट जो आपको दिख रहे हैं ना, हाफ 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 हाफ, ये सॉल्यूशन है। जैसे कि आपने अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किया हो तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक मेथड था, आपने कई तरह के मेथड किए होंगे, तो उसमें W1 W2 वेट मेथड जो आपने किया था, तो W1 W2 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते थे, कुछ इक्वेशंस होती थी, उनको सॉल्व करके वेट निकालते थे। जैसे ये वेट है एक्चुअली, तो ये वेट इस पर्टिकुलर 4 ऑर्डर के लिए आपके हाफ आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ हाफ है। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट है ये 1 है। तो ये कुछ इक्वेशंस है, उनके सॉल्यूशन है। अगर आप सॉल्यूशन इक्वेशन का प्रूफ जानना चाह रहे हैं तो आप अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में जा सकते हैं, या फिर आपको प्रूफ भेजना है तो मैं प्रूफ भेज दूंगी फोटो खींच के। पर वो उसमें जाने की जरूरत है नहीं आपको, क्यों, क्योंकि आपका एम इसका प्रूफ लिखना नहीं है। एग्जाम में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसको यूज करके सॉल्यूशन करना है या फिर उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो दोनों ही केस में आपको इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब मैं बात कर रही थी कि ये चारों टर्म हम निकाल लेंगे और फिर इसके बेसिस पे आपका एक इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जिस हिसाब से अपने पास में 15 मिनट है, आई थिंक नहीं 10 मिनट है, तो 10 मिनट में मैं केवल क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन बात करती हूँ जिसमें केवल एक इटरेशन हो। ठीक है, अगर एक इटरेशन का कोई क्वेश्चन है या फिर एक इटरेशन एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके आगे के इटरेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक इटरेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें, वैसे क्योंकि सिंगल इटरेशन बेस्ड नॉर्मली नहीं दिए जाते हैं, ज्यादातर कम से कम 2 इटरेशन तो उसमें होते ही हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम आर के मेथड पे बेस्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करते रहेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा गया है dy/dx is equals to x plus y and y0 is equals to 1। सॉल्व करना है, सॉल्व बाय आर के मेथड, आर के मेथड। और आपका जो है इनिशियल कंडीशन आपको दी है x इज इक्वल टू 0.4, 0.1 से लेके 0.4, 4 इटरेशन दिए हैं आपको। 0.1 से 0.4 तक की आपकी वैल्यू निकालनी है और h इज इक्वल टू क्या है, 0.1। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था, ऐसे भी पूछा जा सकता था कि फाइंड y 0.4। ठीक है, तो इसका एक ही मतलब है कि आपको सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y 0.1, y 0.2, y 0.3, y 0.4।
तो ये सारी वैल्यूज आप निकालेंगे तभी आपको जो है फाइनल आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो अब सबसे, हाँ 4 इटरेशंस बनने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए आपको सपोज ये पूछा गया है, तो 4 इटरेशन में ये क्वेश्चन होने वाला है। मैं फर्स्ट इटरेशन की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट इटरेशन में आपका K1 is equal to हाँ K1 की वैल्यू जो है वो निकलेगी, पर सबसे पहले आप लिख तो दीजिए H कि F आपका H जो है वो है 0.1, X0 है 1, 1 X0 Y0 है 1। अब K1 की वैल्यू निकालते हैं। तो K1 की वैल्यू मैंने बताई H Fx0, Y0। ठीक है, अब H क्या था आपका, H था 0.1 और Fxy क्या था, Fxy x प्लस वाई। ठीक है, जो भी dy बाई dx के सामने लिखा होता है वो क्या होता है, Fxy। तो हम यहाँ सामने लिख देती हूँ मैं, Fxy इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई आप यहाँ पे करेंगे, x आपका है 0, आपको क्या निकालना है, x0 y0, x0 प्लस y0 मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो आपको और आसानी रहेगी। क्या किया मैंने, x0 हो गया 0 प्लस 1। तो फाइनली K1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0.1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, K2 की आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एच एफ क्या करना है, x0 प्लस हाफ h, 0 plus 0.1/2 0 plus 0.1/2 0.1/2 यानी 0.1/2 1/2 यानी 0.05 कॉमा h की वैल्यू 0.1 कॉमा और x0 प्लस हाफ h ये 0.05 हो जाएगा, और y0 प्लस हाफ K1 ध्यान रखना, K1 का हाफ करना है, तो ये 1.05 हो जाएगा। 1.05 प्लस नहीं कॉमा लगेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, x0 की जगह हमने क्या रखा था, 0। x0 की जगह हमने रखा था 0 और हाफ h की जगह रखेंगे 0.05, क्योंकि h 0.1 है तो हाफ h हो जाएगा 0.05। ठीक है, 0 प्लस 0.05 0.05। y0 आपका क्या था, y0 था 1 में इसका हाफ K1 यानी कि 1.05, और इन दोनों को ऐड किया तो आपको क्या मिला, 1.1। अब 1.1 को आपने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.11। ठीक है, इसी तरीके से आप K3 कैलकुलेट कीजिए, सेम फॉर्मूला है, बस K1 की जगह आपका क्या आने वाला है, K2 H F x0। देखिए आपका फर्स्ट इटरेशन में x तो x0 ही लेगा, y जो है वो y में पहले हाफ K1 जोड़ा था, अब हाफ K2 जोड़ेंगे, और इस वजह से इसका नया इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना, ऐसे राउंड ऑफ मत कर देना वरना कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। 4 डेसिमल तक आपको राउंड नहीं करना है। तो 0.11 का हाफ करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपको K3 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, h की वैल्यू तो आपकी 0.1 है, और x की वैल्यू x0 प्लस हाफ h आपका हो जाएगा 0.05। ठीक है, सेम ही रहना है, फर्स्ट इटरेशन में ये फर्स्ट तो सेम ही रहने वाली है, ये भी यही था ये भी यही है, और प्लस कर देते हैं चलो, और y0 प्लस हाफ K2, y0 प्लस हाफ K2 आपका आ जाएगा 1.055। तो इस तरह से करके इसका आंसर आ जाएगा 0.1105। अब आप K4 आप लोग निकालिए, फटाफट बताइए। K4 में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली x0 प्लस h करना है। फॉर्मूला तो मैं लिख देती हूँ, आप वैल्यू बताइए, x0 प्लस h एंड y0 प्लस K3। y0 आपका 1 है, K3 0.1105 है, उसको इसमें x0 प्लस h में ऐड करना है, और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई, 0.1 से मल्टीप्लाई करना मतलब 10 से डिवाइड करना। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, चलो मैं ही कर देती हूँ क्योंकि टाइम अब बहुत लिमिटेड बचा है। 0.12105, ठीक है, ये आपका K3 आ जाएगा। अब K1 K2 K3 K4, ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, इनकी हेल्प से हमारा जो है आंसर निकलेगा K। ठीक है, अब इन सब की हेल्प से हम K निकालेंगे। ओके, तो K जो है वो है आपका
और के आपका क्या है 1/6.1, ये आपका K1 था, ये आपका K2 है इंटू 2 है, और ये K3 इंटू 2 है, और ये आपका K4 है। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर लिख देती हूँ, K इज इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है ना, यही था आपका। अब इसके बेसिस पे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपको आंसर मिलेगा, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.11034। अब हमारा जो y क्या, y का इनिशियल वैल्यू था, y किस पे निकाला था हमने, 0 पे निकाला था। उस 0 में आप क्या ऐड करेंगे, x प्लस h, यानी कि 0.1 ऐड करेंगे, यानी कि फाइनली y 0.1 आपके किसके बराबर है, y0 प्लस k के बराबर है। y0 आपका क्या था 1, तो 1 प्लस 0.11034, ये आपका बनेगा 1.11034। तो ये आपकी इम्प्रूव्ड वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, इम्प्रूव्ड वैल्यू। और इस इम्प्रूव्ड वैल्यू को आप फर्दर यूज करोगे आगे सेकेंड इटरेशन के लिए। ठीक है, इसे आप सेकेंड इटरेशन के लिए यूज करोगे। ये आपके y 0.1 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, आप सेकेंड इटरेशन जब करेंगे तो सेकेंड इटरेशन में आपका क्या निकलेगा, किसके लिए कर रहे हैं हम, y.2 के लिए। y.2 क्या बनेगा, y.1 प्लस k। ठीक है, k सेकेंड इटरेशन वाला के। अब न्यू के जो बनेगा ना, न्यू के हम सेकेंड इटरेशन के लिए निकालेंगे। और सेम सारा मेथड सब कुछ सेम होगा एग्जैक्टली, बट अब हमारा x0 क्या रहेगा, x0 की वैल्यू रहेगी x0 अब चेंज हो जाएगा, x0 अब हमारा क्या बन जाएगा 0.1। ठीक है ना भाई, आपको नया x0 चाहिए, तो नया x0 आपका क्या है 0.1, और y0 क्या है आपका, y0 है ये। ओके, अब नेक्स्ट इटरेशन में यहां से जो रिजल्ट आए थे, तो x0 तो आपका 0.1 रखना है, और y0 आपको क्या रखना है, y0 आपका हो जाएगा, आप या तो उसी को रख दीजिए, मतलब x1 फिर x2 इस तरह से यूज कर लीजिए, या फिर चेंज करके कर लीजिए। तो ये आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वापस से स्टार्ट हो गई, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0.1 पे ये थी। ठीक है, और इन वैल्यूज को यूज करके हम K1 K2 K3 K4 ये सारे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं K1 निकालती हूँ, K1 आपका क्या है h इंटू एफ x0 y0। ठीक है, तो अब h क्या था, h तो वही रहेगा जो हमेशा से है 0.1, और f x0 x0 क्या है 0.1 अब हमारा, और y0 क्या है 1.11034। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0.121034। ठीक है ना, इसको इससे ऐड किया तो ये 1.21 हो गया। अब 1.21 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.121 हो गया। तो इस तरह से आप K1 कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे आप K2 कैलकुलेट कीजिए, K3 कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, ये मैन्युअली नहीं होगा, आपको कैलकुलेटर ही यूज करके और सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कैलकुलेटर यूज करके आप K2 निकाल लीजिए। अभी मैं K2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ। K2 की वैल्यू आपकी आएगी पॉइंट, आप ताकि आप घर पे वेरीफाई कर ले। ठीक है, K2 में भी वही काम करना है। x0 अब ये बन चुका है, y0 ये बन चुका है, h आपका 0.1 ही है जो 0.1 ही है। 0.1 स्टेप्स बढ़ते बढ़ते हम 0.4 तक पहुंच रहे हैं। तो K2 भी निकाल लेंगे, K3 भी निकाल लेंगे। K3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.13263, एंड इसी तरीके से K4 निकल जाएगा। K4 की वैल्यू 0.14429, और इसकी हेल्प से हम K निकाल लेंगे, इन चारों की हेल्प से। और इन चारों की हेल्प से जो K आने वाला है वो है आपका K को आप सिंप्लीफाई करेंगे तब K की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या आती है K की वैल्यू। K की वैल्यू निकालने के लिए एक सेकेंड में इसमें से अभी बता देती हूँ K की वैल्यू क्या आने वाली है। K की वैल्यू